हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एटम के स्ट्रक्चर की। हमने सीखा था कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन रहते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ। आप ऑर्बिट बोलिए या फिर सेल बोलिए, तो उन सेल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि जो सेल्स हैं उनको हम n=1, n=2, n=3 से रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि फर्स्ट सेल के लिए n=1, सेकंड सेल के लिए n=2 और थर्ड सेल के लिए हम n=3 यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेल को आप के सेल भी बोल सकते हो, सेकंड सेल को एल सेल बोल सकते हो, और थर्ड सेल को एम सेल बोल सकते हो, फोर्थ सेल को एन सेल बोल सकते हो। इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी। बट 10th क्लास में हमें मतलब 4 सेल तक ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट हम जब 11th क्लास की बात करेंगे या फिर 10th से थोड़े आगे की बात करेंगे, तो हम एटम का दूसरा मॉडल लाएंगे। हम जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ला देंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें काफ़ी अलग होंगी। न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो सेल्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी इस लेक्चर में क्या है, हमारा जो फोकस है वो ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम इन सेल्स में अरेंज करें। और इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में अरेंज करने को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। क्या कोई नियम कायदे कानून हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, किस सेल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किस में नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, किस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये सब बातें हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं रूल्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो ये है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर filled from lower energy orbit, या फिर आप इसी को शेल बोलिए, टू हायर एनर्जी शेल। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोअर एनर्जी शेल्स में फिल करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, हायर एनर्जी शेल्स में जो है उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी सेल जो है उसकी एनर्जी कम है और किस सेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा रूल है, और ये हमेशा वैलिड रहेगा कि जो सेल न्यूक्लियस के जितना करीब है, या फिर बोलो जिस सेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जितना कम है, उसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। अब सेल की जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, उसकी और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, या फिर बोलो सबसे कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उसी में फिल होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में भर दें फिर फर्स्ट सेल में भरें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे कम एनर्जी वाले में पहले, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में। आप इसको रिलेट कर सकते हैं सिनेमा हॉल से, उसकी सीट से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा रूल है कि पहले जो आगे की सीट्स हैं जो कि नीचे होती हैं उनको ऑक्यूपाई किया जाएगा, उनको फिल किया जाएगा, और जब तक वो पूरी फिल नहीं हो जाएंगी तब तक हम ऊपर वाली सीट्स को फिलिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कुछ होगा। सेकेंड जो है कि किस सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी filled in a shell is 2n स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है, सेल नंबर, जिसको n=1 हम फर्स्ट सेल के लिए देते हैं, सेकंड के लिए n=2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर शेल की बात करें, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की,
फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या है, हमको पता है कि n=2 जो होता है 1 होता है। आप इसी को के शेल भी बोल सकते हो। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड सेल की, उसके लिए n=2 होता है। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। थर्ड सेल की बात करेंगे, थर्ड सेल में n=2 कितना होता है, 3 होता है। तो आप बोल सकते हो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, तो ये 18 हो जाएगा। सिमिलरली आप आगे भरते जाएंगे। आप फर्स्ट सेल को के सेल बोल सकते हैं, सेकेंड को एल सेल, थर्ड को एम सेल, फोर्थ को एन सेल, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी। बट क्या हमेशा जो हर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तक ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक और रूल है, क्या बोलता है वो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी filled in outermost cell, filled in outermost cell, या फिर इसी को लोग क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैलेंस सेल। आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोलते हैं। इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल इज 8। अगर कोई भी सेल बैलेंस सेल हो जा रही है, यानी आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल बोलते हैं। और अगर वो बैलेंस सेल है तो उसमें आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, सीखेंगे इनको रूल्स को। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है आपका, बैलेंस सेल। बैलेंस सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे हम इनकी बात भी करेंगे। तो आइए हम इतने ही रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स का है, 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, और इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पर आप ऐसे चाहो तो बना लो कि ये इस तरीके से कि के शेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। कौन कौन सी सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको धीमे धीमे याद रखना पड़ेगा किस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब सेल है, यानी फर्स्ट सेल, दैट इज़ की शेल। तो आप बोलेंगे उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बाकी सेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलोगे कि वो खाली रहेंगी। सिमिलरली हीलियम की बात करेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, फर्स्ट सेल में चले जाएंगे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेल क्या रहेगी, खाली रहेगी। हीलियम के बाद हमारे पास आता है लिथियम, 3 होते हैं। तो फर्स्ट सेल में अब क्या है, उसकी कैपेसिटी ही 2 है, वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट ही नहीं कर सकता है, तो सिर्फ उसमें 2 आएंगे। बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड सेल में जाएगा, और थर्ड और फोर्थ सेल क्या रहेंगी, खाली रहेंगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है, 4 होता है। तो आप बोलोगे फर्स्ट सेल में 2 आ जाएंगे और सेकेंड सेल में 2 आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन का बैलेंस सेल कौन सा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का बैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल ही है, तो इसका बैलेंस सेल ये हो गया। सिमिलरली हीलियम का बैलेंस सेल भी क्या हो गया, फर्स्ट सेल ही हो गया। लेकिन लिथियम और बेरिलियम क्या है, यहाँ पे देखो सेकेंड सेल में जो है
इलेक्ट्रॉन क्या है वो आउटर मोस्ट सेल है, तो आप बोलोगे बेरिलियम में क्या है, सेकेंड सेल जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, दैट इज सेकेंड सेल इज वैलेंस सेल। थर्ड और फोर्थ क्या है, खाली हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बेरिलियम के बाद हमारे पास आता है बोरॉन 5, पहले में 2 चले जाएंगे, दूसरे में 3 चले जाएंगे, तीसरा और चौथा खाली है। इसके बाद हमारे पास आता है कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरा और चौथा खाली। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। नाइट्रोजन 7, 2, 5, 0, 0, ऑक्सीजन 8, 2, 6, 0, 0। इसके बाद आता है फ्लोरीन 9, 2, 7, 0, 0। फिर हमारे पास आता है नियॉन 10, तो आप बोलोगे 2, 8, 0, 0। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का होता है 11, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 है, अभी आपने पता किया था, तो आप 8 से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बच के आप उसको आप थर्ड सेल में ट्रांसफ़र करिए, तो आप बोलोगे इस तरीके से, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी तरीके से आप आगे भी लिखेंगे। सोडियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा 12, 2, 8, 2, 0। फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, 0। इसके बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, 0। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आता है 15, 2, 8, 5, 0। सल्फर आता है 16, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 6, 0। सिलिकॉन के बाद हमारे पास क्लोरीन आता है 17, 2, 8, 7, 0। आर्गन आएगा 18, 2, 8, 8, 0। आर्गन के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की 19, तो फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 आ सकते हैं। थर्ड सेल की अगर आप बात करेंगे कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी उसकी कितनी है, 18 है उसकी कैपेसिटी। बचे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो आपका मन करेगा कि आप 9 इसमें भर दें पूरे के पूरे और यहाँ पे 0 कर दें, ठीक है ना। लेकिन ये बात क्या हो गई, ये गलत हो गई। जैसे ही आपने इसमें 9 भर फिल किए इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही ये आपका क्या हो गया, बैलेंस सेल हो गया। आउटर मोस्ट सेल यही है, और आपने सीखा था कि आउटर मोस्ट सेल में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं, तो आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 8, इसमें 8 ही फिल करेंगे, ठीक है ना। इवन दो इसकी कैपेसिटी 18 है, हम इसमें 8 ही फिल करेंगे, और बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम आगे भरेंगे। अब हमारी बैलेंस सेल कौन सी हो गई, यहाँ पे ये बैलेंस सेल हमारी ये हो गई। फोर्थ सेल इज वैलेंस सेल इन केस ऑफ पोटेशियम, और ऐसा ही कैल्शियम के साथ होगा 2, 8, 8, 2। तो इसकी भी बैलेंस सेल कौन सी है, ये है। तो अप टू पोटेशियम बैलेंस सेल कौन सी है, नहीं अप टू आर्गन जो थर्ड सेल है वो बैलेंस सेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से। इससे पहले क्या थी हमारी, सेकेंड सेल वैलेंस सेल थी। वैलेंस सेल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट सेल वैलेंस सेल थी, फिर सेकेंड सेल वैलेंस सेल हुई, फिर थर्ड सेल वैलेंस सेल हुई, और फिर फोर्थ सेल वैलेंस सेल हुई। ओके, ये तो हमारा हो गया है कि हम किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कभी कभी लोग इसको नोट मतलब स्ट्रक्चर भी बनवाते हैं, कुछ कुछ लोग स्कूल में बनवाते हैं, दे देते हैं कि जैसे सोडियम है, कि सोडियम है उसका स्ट्रक्चर बनाने को पूछ दिया, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम के पास क्या होते हैं 11, अभी आपने सीखा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, अच्छा आप बोलोगे फर्स्ट सेल में 2 चले जाएंगे, सेकेंड सेल में 8 चले जाएंगे, और थर्ड सेल में 1 चला जाएगा। तो 2, 8, 1 भी लिख सकते हो,
इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का है तो इसको आप 1,0 लिख सकते हो, हीलियम का जो है उसको आप 2,0 लिख सकते हो, लिथियम का 2,1 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने जो लिखा था 2400 को आप 2,4,0,0, लिख दोगे, ठीक है ना। तो सोडियम के हमको ये वैसे पता होना चाहिए, अभी नहीं पता है वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कि सोडियम जो होता है उसके न्यूक्लियस में क्या है, आप बोलोगे कि 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। फर्स्ट सेल होगी, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दीजिए फर्स्ट सेल में। सेकेंड सेल में क्या है, देखो सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड सेल में क्या है, थर्ड सेल की जो कैपेसिटी है मतलब थर्ड सेल में कैपेसिटी तो उसकी 18 होती है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही है, तो हम थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आप सोडियम का एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, तो ये तो बातें होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हम वापस दोबारा आएंगे इनमें बाद में और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बट आपको 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखना आना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि आप बार बार इसको लिख के देखिए। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की एटम को लेकर। जैसे कि पहला हमारा जो बेसिक टर्म है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द, या फिर इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द number of protons, number of protons present in the nucleus of, number of protons present in the nucleus of atom of the element, या फिर दैट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसके नंबर के बराबर ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, अगर हम बात करें दूसरा टर्म, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons present in the, present in the nucleus of an atom। किसी भी एटम के
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो नंबर है, समेसन का नंबर है, उसको हम मास नंबर बोलते हैं, और जो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही इंटीजर होंगे, डन, और दोनों ही की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से ज़्यादा होगी। अब नोटेशन ऑफ एटम करके एक चीज़ और होती है कि किसी भी एलिमेंट के एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन ऑफ एटम। तो से कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है वो एक्स है, इसका सिंबल क्या है, एक्स है, उसके सबस्क्रिप्ट में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स को बताता है, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बताता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। कई बुक्स में आप इसको ऐसा भी लिखा पाएंगे, यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे मास नंबर है, बट ये जो पोजीशन है इसको जनरली हम यहाँ पे चार्ज डिनोट करते हैं, तो ये हम चार्ज के लिए ही फिक्स रखेंगे, हम यही वाला नोटेशन जो है यूज़ करेंगे, इस वाले नोटेशन को यूज़ नहीं करेंगे। बुक्स लिखती हैं, अगर आपकी बुक लिखती है या आपकी टीचर पढ़ाते हैं तो आप उसको ऐसा यूज़ करिए, वरना मत करिए। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसी को फॉलो करिए, डन। जैसे एग्जाम्पल लिखें हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सोडियम का जो एटम है उसका नोटेशन लिखना है, तो सोडियम का हम कैसे लिखेंगे, Na। आपको पता है, अभी बताया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होंगे। तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, अभी आपको याद नहीं है भी तब भी काम चलेगा, कि उसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा, ठीक है ना। और मास नंबर जो होता है 11 है और मास नंबर जो है वो 23 है। तो ये सोडियम के एटम का नोटेशन है, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एटम्स का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अच्छा ये बात ये होगा कि आप 1 to 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। जब भी आपसे कोई बोले कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप फटाक से बोल पाओ कि वो 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी हम बात करेंगे, आगे चलते, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। कई बार लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसे हम बात करेंगे, अभी हमने क्या सीखा है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जेड को हमने कैसे डिफाइन किया, हमने बोला था कि वो सिर्फ न्यूक्लियस में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो है ए, वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेसन के बराबर होता है। तो अगर आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या है, पहले आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जोड़े और उसमें से प्रोटॉन हटा दिए, तो बच क्या गया आपके पास, न्यूट्रॉन बचे। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हो जाएगा ए माइनस जेड। इस चीज़ को आप याद रखिए, मास नंबर से जब भी आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे मिल जाएंगे, एटॉमिक नंबर से मिल जाएंगे। अब बचा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए, यानी कि उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, आउटर जो सेल्स हैं जो, उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से आपने प्रोटॉन्स पता कर लिए, यहाँ से आपने न्यूट्रॉन्स पता कर लिए, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में हमेशा बराबर होंगे, इस बात को याद रखिएगा। हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट दी number of electron, proton and neutron in Na1123। तो आपने जैसे ही देखा कि Na1123 है, तो यहाँ पर आपका ये क्या है, Z हो गया, और ये आपका A हो गया, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया। अभी आपने सीखा था कि नंबर Z क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो कि कितना हो जाएगा 11। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11 हो गए। आपने सीखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, अगर मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज 23, एटॉमिक नंबर इज 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं आपके पास हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ओके, अब एटम न्यूट्रल है तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि 11 है। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ओके, कोई ऐसे बोले कि किसी भी एटम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतने न्यूट्रॉन हैं, तो बताओ उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड दी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर of an atom which contains 18 electrons and 22 न्यूट्रॉन्स। ओके, अब आपसे पूछे कि उसको कैसे लिखोगे, तो आपने अभी सीखा क्या कि फॉर न्यूट्रल एटम, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है अनटिल और अनलेस वो स्पेसिफाई ना करे, चार्ज को बताए ना या फिर डिनोट ना करे। फॉर न्यूट्रल एटम अभी हमने सीखा था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कितने हैं हमको गिवन है 18 है। ओके, और आपको पता है Z इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है, दैट इज 18 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 18 हो गया। आपको मास नंबर क्या बताया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी प्रोटॉन आपने गरम गरम पता किए हैं कि 18 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 हैं, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, जो मास नंबर है दैट इज 40। ओके, तो बेसिकली एक्चुअली में ये क्या होता है, ये आर्गन होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गन 1840। तो होपफुली इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो एटम के बारे में।
हमने अभी बेसिक लेवल पे जितनी बातें सीखनी हैं उतनी सीख ली हैं, आगे जितनी और बातें आएंगी तो उनको हम सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए क्या है, इतना ही है।